गाइज वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल ओम ईडीएस एनजीओ। मित्रों, ओम ईडीएस एनजीओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी कहानी का शीर्षक है सांवले सपनों की याद। ये जाबिर हुसैन साहब द्वारा लिखी गई कहानी है। उनकी अपनी एक स्मरण है। तो सालिम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे। उनके साथ उनका उठना बैठना था। उन्हीं के याद में ये कहानी लिखी गई है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास कि ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब मित्रों, सालिम अली की मृत्यु हो चली है और उनकी याद में जाबिर साहब अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंजाम में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। मित्रों, आगे कह रहे हैं जाबिर साहब कि श्री कृष्ण के बारे में कि श्री कृष्ण की घटना हुए कई हजार साल हो गए, लेकिन कब उन्होंने माखन चोरी किया था, कब गोपियों के साथ रास रचा था, क्रीड़ा की थी, कब घने पेड़ों के छांव तले विश्राम किया था, इत्यादि बात जाबिर साहब कहते हैं। आगे है, पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन की कृष्ण की बांसुरी के जादू खाली हुए हैं क्या? मित्रों, लेखक वृंदावन के घाटों का वर्णन करता है। सूरज के ढलने पे अनुपम दृश्य वहाँ का होता है जो सैलानी आते हैं बड़ा ही आनंद उठाते हैं। और कृष्ण की बांसुरी के जादू के बारे में भी बात करता है। बंसी आज भी कोई मधुर धुन में अगर सुन ले मित्रों तो वह मदमस्त हो जाता है। आगे लेखक लिखता है, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो
और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। मित्रों, आगे लेखक कहता है कि सालिम अली लगभग 100 साल के होने वाले थे। लंबी यात्रा थी शरीर की, इसलिए वो कमज़ोर हो गए थे और कैंसर जैसी बीमारी ने उनको पकड़ रखा था। आगे लेखक कहता है, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उसकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों में चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। लेखक कहता है कि मानो सालिम अली के आंखों में जैसे दूरबीन लगा हो। पक्षियों को बड़े ही बारीकी से वो पहचान लेते थे कि पक्षी कब सोते हैं, कब जगते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और वो अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कैसे करते हैं, प्रेम कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से बड़े बारीकी से लेखक कहता है, हम आपको टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। मित्रों, एक बड़े काम की चीज़ लेखक कहता है। लेखक कहता है कि सालिम अली हर प्रकृति के नुस्खों में हंसी का रहस्य ढूंढ लेते थे और यही असली जीवन का मकसद होना चाहिए कि प्रकृति के हर नज़रिए को हम रहस्य भरी दुनिया से, हंसती खेलती भरी दुनिया से देखें। ये सालिम अली का अद्भुत गुण था। आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। मित्रों, तहमीना उनकी जीवन साथी थी, यानी सालिम अली की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी कि अब लेखक कहता है कि चौधरी चरण सिंह एक बार उनसे साइलेंट वैली में मिले थे और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे और ज़मीनी नेता थे। आगे कहानी में है, पर्यावरण के संभावित खबरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मित्रों, आगे कभी कहता है सालिम अली साहब के पलों को याद करके कि अब कौन बचा है जो हिमालय की लद्दाख बर्फीली, जो वहाँ की पक्षियाँ हिमालय के बर्फीली पे रहा करती थीं, अब कौन शोध करेगा उस पर? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ रहा है, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला है और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। आगे लेखक कहता है कि एक लेखक थे, उन्होंने जब वो एक्सपायर किए तो उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में लोगों ने कहा कि आप कुछ लिखिए, तो कहीं मैं नहीं लिख सकती क्योंकि वो गौरैया से अधिक प्रेम करते थे, मुझसे ज़्यादा गौरैया जानती है। तो आगे कहानी में है, जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहे।
बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। माने कहानी, एक बार किसी एयरगन से कोई गौरैया नीचे गिर गई चोट लगने से, तो सालिम अली एक्चुअली गौरैये पर ही खोज करते थे। इस प्रकार से सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे वो गौरैये पर ज़्यादा शोध किए थे। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथवा सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और अब बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लेखक कहता है कि वो अक्सर अपने गले में दूरबीन लिए रहते थे जिससे वो खोज किया करते थे गौरैयों के बारे में। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना। तो इस प्रकार से एक शेर जो लेखक है वो बड़े ही बारीकी से लिखता है। तो मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको नई नई कहानियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो मित्रों, ओम ईडीएस एनजीओ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।